यस यस। हाँ दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन प्लस माइनस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। और आज की क्लास में भी हमारे पास में आदिकाल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो आप सब विद्यार्थियों के लिए, सब दोस्तों के लिए ये बहुत ही शानदार सी सीरीज हम चला रखे हैं। इस सीरीज से आपको बहुत बेनिफिट्स भी मिल रहा होगा, बहुत फायदा भी मिल रहा होगा। और कंटिन्यू आप इस सीरीज को ज्वाइन रखिए। आपका हिंदी साहित्य से संबंधित सारा का सारा जो संशय है वो दूर होने वाला है। निश्चित तौर पर आप यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो जो भी साथी हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं या हिंदी साहित्य से संबंधित किसी एग्जाम की तैयारी में हैं, तो आप हमारे चैनल पर जब अवश्य जुड़ सकते हैं और अपने सभी साथियों को भी हमारे चैनल के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी देरी के। आज की क्लास का पहला सवाल हमारे पास में आ रहा है। आदिकाल से संबंधित हम प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य का जो पहला पोर्शन है वो आदिकाल के नाम से पुकारा जा रहा है। हिंदी साहित्य को हम 4 भागों में बात करके पढ़ते हैं। उसमें जो प्रारंभिक समय है हिंदी साहित्य इतिहास का, उसको हम आदिकाल नाम से जानते हैं। दूसरा उसमें है वह भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, और अंतिम जो काल है जिस काल में हम आज अध्ययन कर रहे हैं हिंदी भाषा का, हिंदी माँ का, तो वह काल है आधुनिक काल या वर्तमान काल। तो उस पर भी हम बात करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम चलने वाले हैं। आज की क्लास हमारे पास में आदिकाल से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। चलिए आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन हमारी क्लास हो रही है और सभी क्लासों को देखिएगा जरूर। इन क्लासों में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हम पहले ही आपको आगाह करते हैं कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवालों पर चर्चा कर रहे हैं और थोड़ी डिटेल में, थोड़ा विस्तृत में हम बातचीत कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, दोस्तों कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, देखो प्रश्न क्या बेहतरीन, क्या क्या खूबसूरत सवाल बनाया है कि वे प्रश्न आते हैं जो, अब देखिएगा यहाँ पर साहित्यिक रचनाओं के अंतर्गत क्या सिद्ध साहित्य, पहले सवाल को फिर से वापस पढ़े। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जिन, उन साहित्यिक रचनाओं की विशेषता देखिए। जो आगे 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्राकृत में लिखी गई है, पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई है, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है, या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। अब 4 विकल्प है और आधे विद्यार्थी तो इस चक्कर में रह जाते हैं। आखिर प्रश्न पूछा गया, आखिर सवाल पूछा गया, सवाल की जो नब्ज है वो यहाँ पर है। जो इसके बाद में सिर्फ आपको भाषा ध्यान रखनी है कि किस वे में वो रचनाएं रचित रही और किस वे में आपको पढ़ने को मिली। आप देखिएगा उस समय की, उस दौर की तत्कालीन लोक भाषा जो प्रचलित थी, जिसको आप डिंगल पिंगल भी कहते हैं, और उस समय की जो लोक भाषा थी उसके भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग उस हिंदी में किया गया। तो हिंदी में लिखी गई है, ये बिल्कुल इसका सही जवाब बनता है। पैसाची प्राकृत में जो है वह हिंदी साहित्य के सिद्धों की तो कम से कम नहीं थी भाषा। ठीक है, सिद्ध साहित्य कौन से काल का साहित्य है? आदिकाल का साहित्य है। और कम से कम सिद्धों की भाषा तो क्या नहीं थी? प्राकृत नहीं थी, पैसाची अपभ्रंश नहीं थी, और पूर्ववर्ती अपभ्रंश नहीं है। अपभ्रंश आधुनिक काल का समय में आ जाती है, आधुनिक काल में आ जाती है अपभ्रंश। यहाँ पर देखिए तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई थी, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और एक सवाल यहाँ से बड़ा ही शानदार निकलता है कि सिद्धों की जो भाषा रही, सिद्धों की भाषा को क्या कहा गया? सीधे अपन कहते हैं संध्या भाषा कहा गया। कौन सी भाषा कहा गया? संध्या भाषा के नाम से जाना गया है सिद्धों की भाषा को। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी मिलेगा, ऑप्शन डी रहेगा। आपको मेरे हिसाब से तो ये क्लियर रूप से समझ में आ गई है ये बात। चलिए एक बार चेक कर लीजिए आप। ठीक है, क्लियरिटी है, बोलो, हो जाएगा। यस, नेक्स्ट सवाल पर आ रहे हैं। अगला सवाल देखिए, ये रहा। और अगले सवाल पर आकर के आपको देखना है कि सवाल ने क्या पूछा है।
प्रश्न कह रहा है कि नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि नाथों की संख्या 9 है और सिद्धों की संख्या 84 है। नाथों की संख्या 9 और सिद्धों की संख्या 84 होती है। और इन 9 नाथों में से कौन सा एक नाम है जो 9 नाथों में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। गोरक्षनाथ, बिल्कुल, इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, गोरखनाथ के नाम से भी जानते हैं, और सबसे प्रसिद्ध नाथों में ये रहे। और इनको आपको एक और गजब की विशेषता बताता हूं कि जो गोरक्षनाथ हैं, इनको आप सिद्धों में भी शुमार करते हैं और नाथों में भी शुमार करते हैं। तो सिद्धों और नाथों में दोनों में गिने जाने वाले विद्वान कौन है? गोरक्षनाथ है। ठीक है, एक बात समझना, नागार्जुन बिल्कुल है, जड़ भरत भी है, और इनमें से कौन नहीं है? देवसेन नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देवसेन श्रावकाचार्य के श्रावकाचार, इनकी एक बेहतरीन रचना है श्रावकाचार देवसेन की। तो ये देवसेन जो है वो सिद्धों में शामिल या नाथों में शामिल नहीं है, माफी चाहता हूं, किसमें शामिल नहीं है? नाथों में शामिल नहीं है। क्लियरिटी है? 3 तो है, कौन कौन? गोरक्षनाथ है, नागार्जुन है और जड़ भरत है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखें। अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ है। ये सवाल पहले भी आ चुका है और दिल्ली केवीएस पीजीटी 2015 में भी ये सवाल पूछा गया है और बेहतरीन किस्म का सवाल है। तो देख लो, ये बार बार रिपीट हो रहा है ये सवाल, है ना। पहले भी सवाल को मैं करा चुका हूं, 2 बार आ चुका है मेरे हिसाब से ये सवाल, ये 3rd टाइम है, तीसरी बार आ गया है ये सवाल। और यहां से सवाल पूछा गया कि बताओ इसकी विधा क्या है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक रचना है, एक रचना का नाम है, और ये कैसी रचना है? तो क्या ये महाकाव्य है, गद्य काव्य है, छंद है या व्याकरण ग्रंथ है? तो आपको ध्यान रखना है यह व्याकरण ग्रंथ है। राइट आंसर आपका व्याकरण ग्रंथ होगा। आप कर लोगे मेरे हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? वीर गाथा काल है कौन सा? पहले तो ये जाने आप, वीर गाथा काल आदि काल का ही दूसरा नाम है। आदि काल का ही दूसरा नाम है क्या? वीर गाथा काल। और जो वीर गाथा काल नाम है दोस्तों, ये देने वाले आपके आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल है। वीर गाथा काल नाम देने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को वीर गाथा काल क्यों कहा था? क्योंकि उस समय जो 12 रासो ग्रंथ थे, 12 रासो ग्रंथों के आधार पर, 12 रासो ग्रंथों के आधार पर इन्होंने क्या कह दिया था कि ये जो समय है हिंदी साहित्य का, वह वीर गाथा काल नाम से जाना जाना चाहिए। मगर अब सवाल यहाँ पर ये नहीं है, वीर गाथा काल तो अगले ने पहले ही बता रखा, बस इतना पता रखना था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। और इसकी यानी आदि काल की सबसे श्रेष्ठ रचना कौन सी है? प्रबंध काव्य का क्या नाम है? प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो पद्मावत आप जानते हैं, जायसी की एक गजब की रचना है पद्मावत, जिसमें आपकी पद्मिनी का जिक्र होता है, रत्न सेन का जिक्र होता है, अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र होता है। और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की बेहतरीन रचना है। चंद बरदाई की बेहतरीन रचना है कौन? पृथ्वीराज रासो। और ये कामायनी है, ये कामायनी 1935 इसका समय है। ये भी कई बार पूछा गया है। कामायनी 1935 तो इसका समय है। और जो है कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की बेहतरीन रचनाओं में से एक है। जो जयशंकर प्रसाद को जयशंकर प्रसाद बनाती है वह यही रचना है, नाम है कामायनी। रामचरितमानस तो आप सब जानते हैं, तुलसी बाबा की, ये यूं कह सकते हैं कि तुलसी बाबा का दूसरा नाम ही रामचरितमानस है। तो ये आपको समझनी है सारी चीजें। जो देखो, ये सारी जानकारी जो मैंने दी है वो आपके पास में होनी चाहिए, और सही उत्तर भी आपके पास में होना चाहिए कि जो आदिकाल या वीरगाथा काल है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध प्रबंध काव्य जो है वह पृथ्वीराज रासो है। कौन है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक बेहतरीन ग्रंथ है जिसे आदि आप यूं भी कह सकते हैं हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कह सकते हैं आदिकाल को। और हिंदी का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वह आपका प्रिय प्रवास। इस पर तो हमने पहले भी चर्चा की है दोस्त, इस पर तो हमने पहले भी चर्चा की है। प्रिय प्रवास जो है, प्रिय प्रवास रचना है खड़ी बोली हिंदी की। खड़ी बोली, ध्यान रखना, खड़ी बोली हिंदी का
प्रथम महाकाव्य, महाकाव्य कौन है? जो है आपकी प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास आपको ये ध्यान होना चाहिए किसकी रचना है? ये आपकी हरिओद जी की रचना है। किसकी रचना है? हरिओद की रचना है प्रिय प्रवास। ठीक है, तो ये खड़ी बोली हिंदी की, और वो हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़िए, और इसका सही आंसर भी पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न देखो, ये रहा। देखो, क्लास शुरू होने के बाद में आपका ध्यान एकदम कॉन्सेंट्रेटली यहीं पर होना चाहिए, एकदम आपका पिन पॉइंट यहीं पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हम चलती क्लास में बिल्कुल भी इतर बात नहीं करते हैं और करने की आवश्यकता भी नहीं है। देखो इधर, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? अब यहाँ पर विशेषताएं हैं, और विशेषताएं किसकी हैं? वीर गाथा कालीन काव्य की विशेषताएं। उनमें से 4 विशेषताओं में से एक ऐसी है जो उस समय लागू नहीं होती है, उस समय की कोई विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या क्या चीजें दी हुई है। आश्रयदाताओं का अतिरंजनपूर्ण, अतिरंजनापूर्ण का मतलब होता है अतिशयोक्तिपूर्ण, कह दो तब भी चलेगा, यानी थोड़ा सा जितना है उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना, उसको आप अतिरंजना कह सकते हैं। वर्णन है क्या? आदिकालीन काव्यों में तो बिल्कुल है, रासो ग्रंथों की भरमार है। और रासो ग्रंथों की भरमार, इसका मतलब रासो ग्रंथों का जो वीर ग्रंथ लिखे गए आदिकाल में, उनके रचयिता ज्यादातर चारण रहे, या जो राजाओं के आश्रय में रहे वो चारण रहे, राजकवि रहे, और राजकवियों ने हमेशा ही चापलूसी भरी बातें करी है। तो वो उन राजाओं की छोटी सी जीत को बहुत बड़े रूप से प्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरे राजा को हारा हुआ बता रहे हैं। जिस राजा के आश्रय में रहते हैं उस राजा की बड़ाइयां कर रहे हैं, हर तरह से उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का प्रयास किया है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण बिल्कुल है, ये बात कोई दिक्कत नहीं है, ये बात भी है और ये बात भी है। इतिहास तो है ही है, साथ में इतिहास के साथ में कल्पना को भी डाल दिया है। तथ्यात्मक बातें भी है, लेकिन तथ्यात्मक बातों के साथ में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनको सिर्फ हमें स्वीकार करना पड़ता है, उनका कोई तथ्य नहीं है, उनके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। तो कल्पना का भी इसमें सम्मिश्रण देखने को मिलता है। कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं जी, कृष्ण लीला का प्रतिपादन जो है वो दोस्तों भक्ति काल में ठीक ठाक है। किसमें है? भक्ति काल में ठीक ठाक है, वीरगाथा कालीन में नहीं है। यह आदिकाल की बात हो रही है। युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन बिल्कुल सही है भाई, वीरगाथा काल में तो युद्धों का तो सजीव वर्णन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल ठीक है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हो जाएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल था। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सिर्फ आपसे बात करने के लिए अगला प्रश्न आ चुका है। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? भाई, अमीर खुसरो एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जो कृष्ण भक्त भी माने जाते हैं, और अमीर खुसरो को मैं कह रहा हूं कि अमीर खुसरो ने तो हिंदी को बहुत जीवंत किया। अमीर खुसरो ने यहां तक कहा कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मुझे जो कुछ पूछना है हिंदी में पूछिए, मैं आपको सब कुछ सही सही बता दूंगा। कितनी बेहतरीन बात बताई है। और अमीर खुसरो की तरह ही एक और अक्खड़ और फक्कड़ आदमी था, उसने बहुत प्यारी बात कही कि मैं काशी का जुलाहा, मोरू पूछो ज्ञान। मोरू मतलब मेरे से पूछिए, आप ज्ञान की बात पूछनी है तो मैं काशी का जुलाहा हूं। और ये कथन तो है कबीरदास जी का, मैं काशी का जुलाहा, मोरू पूछिए ज्ञान। जबकि अमीर खुसरो ने कहा कि मैं हिंदी की तूती हूं, मुझे जो कुछ पूछना है हिंदी में पूछिए, मैं सब कुछ बताता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर अमीर खुसरो ने जबरदस्त पहेलियों की रचना की, मुकरियां लिखा। मुकरियां और पहेलियां होती क्या है? पहली संशयात्मक बात पहली मानी जा सकती है, मतलब वो अपनी भाषा में कुछ बात कह रहे हैं आपको और उसका कोई एक उत्तर भी निकलता है, आपको समझाने के लिए हिंट दे रहे हैं, फिर उसका आंसर आप दे दो तो फिर वो पहेली बन जाती है। या फिर आपको नहीं आती तो आप कई बार कहते हैं कि भैया पहेली मत बुझाइए, साफ साफ कहिए, मतलब साफ साफ नहीं कहना पहेली है, ठीक है। और मुकरिया क्या है? मुकरिया मुकर जाने से बना है शब्द। तो मुकरिया का मतलब कुछ कह करके फिर बदल जाना, कुछ कह करके फिर बदल जाना, ऐसी बात कह दी और फिर नहीं मैं तो ये कह रहा था, तो इसको मुकरिया कहते हैं, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं, हिंदी की विधा समझा रहा हूं, आप समझिए इस बात को। फिर देखें, ये केवीएस पीजीटी 2014 का ये सवाल है, और इनका उद्देश्य, इन मुकरियों और पहेलियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसी
समाज को बहुत बड़ा मैसेज देना बाद का उद्देश्य था, लेकिन पहले उद्देश्य क्या था उनका? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन नहीं, पृथ्वीराज चौहान की वीरता का बिल्कुल वर्णन करने की बात नहीं। एक के समय ये आए जरूर थे, एक का मतलब हुआ अलाउद्दीन खिलजी, इनके समय ये थे जरूर, लेकिन इनकी युद्धों का और हमीर जो है उनकी युद्धों का वर्णन भी इनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन सी देखिए, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना, सामान्य ज्ञान की बात बताना, सिर्फ इतना उद्देश्य था इनका, कोई बहुत ज्यादा बड़ा उद्देश्य नहीं था, और उससे फिर समाज में बड़े बदलाव भी देखने को मिले। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न ये रहा, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल में आप सब जानते हैं कि आदिकाल में जो आश्रयदाताओं के यहां रहकर की वीर गाथात्मक रचनाएं लिखी जा रही थी, वीर रस की रचनाएं लिखी जा रही थी, और वीर रस की रचनाएं तब सफल होती हैं जब कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति हो राजा के यहाँ जो उसकी बेवजह भी बड़ाई करे और यूं वजह के साथ भी बड़ाई करे, तो वो वीर रस की रचनाओं की रचना तो हुई। लेकिन यहां पर देखना, अगर ऐसा है तो फिर हम देख ही लेते हैं, आदिकाल की बात हो रही है, मतलब वीरगाथा काल की, वीर काल की बात हो रही है। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन बिल्कुल सही है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जनजीवन की समस्याओं को नहीं उठाया उस दौर में, जो सामान्य जन की अव्यवस्थाएं थी, सामान्य जीवन में जो अभाव थे, उन बातों को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो राजा महाराजा थे उनके यहाँ आश्रय में रहकर और उन्हीं की बातें होती रही। तो ये इसका सही जवाब बनेगा। भक्ति, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य तो बिल्कुल नहीं लिखा, क्योंकि ये तो भक्ति काल की बात है। निर्गुण उपासना और सगुण उपासना भक्ति काल के दो मार्ग हैं, भक्ति के दो मार्ग हैं, उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं, ऐसा नहीं है भैया। पहला ऑप्शन हमें इसके लिए सही जवाब मिल जाता है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? अब मैं देखो, मान लो मुझे नहीं आ रहा है भाई, काल समय का नहीं पता रहता है, पर फिर भी कोई बात नहीं है। जब बात यहाँ पर क्या आ जाती है कि आदिकाल नाम आ रहा है, तो आदिकाल नाम दिया किसने था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो वीरगाथा काल कहा था, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा था, राहुल सांकृत्य ने सिद्ध सामंत काल कहा था। इन्होंने क्या क्या नाम से पुकारा था आदिकाल को? ये तो कह रहे हैं वीरगाथा काल, रामचंद्र बाबा तो कह रहे हैं वीरगाथा काल, मिश्र बंधु कह रहे हैं आरंभिक काल है जी। ये कौन सा काल है? आरंभिक काल है। फिर राहुल सांकृत्य जी कह रहे हैं जी सिद्ध सामंत काल है, सिद्ध सामंत काल है। ये कौन कह रहे? ये राहुल सांकृत्य जी कह रहे हैं। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि वीरकाल का जो नाम है ये आदिकाल होना चाहिए, और ये अंतिम रूप से स्वीकार भी किया गया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल का जो समय है वो 10वीं से 14वीं सदी के मध्य बताया है। क्लियरिटी है जी। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? थोड़ी देर पहले आया यार ये सवाल, इतना अच्छा और इतना प्यारा सवाल है। देखो ये कहां पर, डाइट पीजीटी 2014 में पूछा गया सवाल है, डाइट में पूछा गया है, राजस्थान डाइट में पूछा गया सवाल है। बहुत ही बेहतरीन सवाल, और आने वाली परीक्षाओं के लिए तो बहुत अच्छा सवाल बनता है कि मुकरियों का सबसे पहले प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन है? मुकरियां लिखने वाले। मुकरी का मतलब थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, बात कहकर मुकर जाना ही मुकरी कहलाता है। तो यहां पर देखें, स्वयंभू नहीं, स्वयंभू को आप कह सकते हैं कि स्वयंभू की बेहतरीन रचना जो है वो पौम चरियु, इनकी बहुत ही प्यारी रचना रही पौम चरियु। पौम चरियु राम, भगवान श्री राम पर आधारित है, जीवन पर आधारित है पौम चरियु, या उनके पवित्र चरित्र का वर्णन है, जगनिक भी नहीं है। इसका सही उत्तर जो है आपका अमीर खुसरो ही है, क्योंकि मुकरियां लिखने वाले व्यक्ति का नाम, विद्वान का नाम अमीर खुसरो है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देख लो, समय भी दिया करूंगे मैं आपको, एक बात बताओ मुझे, मैं आपको समय दिया करूं क्या? आप समय मांगते हैं, समय दिया करूं? इतना समय तो सर हमें सिर्फ हमारा काम करने के लिए दिया करो, उसके बाद आप आंसर बताया करो। आप पहले टिक कर लिया करो फटाक से, उसके बाद देखो इतना समय तो आपके पास में नहीं हो। सीधा सवाल पर चलते हैं, आंसर करते हैं। देखो, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 के काल खंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया?
ये ग्रियर्सन जो है ये बहुत ही बेहतरीन एक व्यक्ति हुए हैं। आप जानते हैं ये अंग्रेज विद्वान है, अंग्रेजी विद्वान है। और इस इंग्लिश विद्वान ने 700 से 1400 ईस्वी के मध्य का जो कालखंड रहा उसको इन्होंने क्या कहा, ये आप जानते हैं, चारण काल कहा। क्या कहा? चारण काल कहा। और सबसे पहले सर्वप्रथम हिंदी साहित्य को काल विभाजन व नामकरण का प्रयास करने वाले विद्वान का नाम जॉर्ज ग्रियर्सन या ग्रियर्सन है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूं मैं आपको कि हिंदी में सबसे पहले काल विभाजन करने का प्रयास जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। इनकी एक रचना थी 1888 में, वो रचना इनकी आती है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न ये रहा, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? भाई आदिकाल की तो भाषाएं तो कई रही, जैसे सिद्धों की अलग रही, जैनियों की अलग रही, भाषा तो अलग रही, मगर फिर भी अगर हम सम्मिलित रूप से देखें तो आदिकाल की कौन सी भाषा को हम स्वीकार करते हैं? तो आप सब बताइएगा। आदिकाल की जो मुख्य रूप से देखो ब्रज भाषा आप जानते हैं, भक्ति काल की ब्रज भाषा रही, भक्ति काल की रही ब्रज भाषा, ये सब जानते हैं। खड़ी बोली आधुनिक हिंदी की भाषा है, खड़ी बोली आधुनिक हिंदी की भाषा है। डिंगल पिंगल जो है वो आदिकाल में लिखी गई भाषा है, आदिकाल, डिंगल पिंगल आदिकाल की भाषा रही। और अवधि जो है आपकी वह भक्ति काल की भाषा है, भक्ति काल के समय काम में ली जाने वाली भाषा कौन सी है? अवधि और ब्रज भाषा तो भक्ति में, और डिंगल पिंगल है वो आदिकाल में। खड़ी बोली का प्रचलन आपका आधुनिक काल में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जो आज भी आप खड़ी बोली में रचनाएं देखते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न है बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? बताओ, कौन नहीं जानता यार, इतना सरल सवाल नहीं पूछना चाहिए था। और ये देखो सरल तो आपको तो लग रहा है, मगर कईयों को दिक्कत होती है भाई। कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, बीसल देव रासो, इनमें फंस जाते हैं लोग। राम रासो, हाँ इनमें फंस जाते हैं, उनको नहीं पता वो रासो रासो रासो, फिर मिक्स हो जाता है रासो। रासो तो रासा कर देता है जी को, मेरी बात समझो। फिर वो सारे रासो एक हो गए। बताओ सर कैसे याद करें कौन सा रासो? तो समझे आप, बीसल देव रासो के रचयिता पूछे जाने के देखो कितने बार पूछा गया। यूपी पीजीटी में पूछा गया, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, एनबीएस में पूछा गया, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। सभी एग्जाम के नाम तो हम यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, मगर बहुत बार पूछा गया सवाल है। जगनिक नरपति नाला इसका सही जवाब है, नरपति नाला इसका बिल्कुल सही जवाब है। बीसल देव रासो, तो बीसल देव रासो नरपति नाले द्वारा। ये एक गेय काव्य है, गेय काव्य है। और बाकी रासो जो ग्रंथ है उनमें तो वीर रस की प्रधानता है, मगर इस काव्य में आप देखेंगे श्रृंगार का थोड़ा सा पुट देखने को मिल जाएगा। केवल एक ही जो ग्रंथ है बीसल देव रासो में ही श्रृंगार रस देखने को मिलता है। तो श्रृंगारिक रचना कौन सी मानी जाती है आदिकाल की? बीसल देव रासो मानी जाती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। कितनी बेहतरीन बात बता दी है मैंने आपको। एक तो गेय में है ये, इसकी गेय ग्रंथ है, और एक ये जो है श्रृंगारिक ग्रंथ भी आप इसको कह सकते हैं। श्रृंगार का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अगला देखो, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? अब थोड़े से अंदर जा रहे हैं, हम अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। यूपी पीजीटी 2011 का सवाल है। सूर सागर आप जानते हो, बीजक आप जानते हो, भ्रमर गीत आप जानते हो। सूर सागर भक्ति काल की बात है, हाँ सही बात है। बीजक आप जानते हैं कबीर जी की बात है, तो कबीर जी को तो सब जानते हैं, भक्ति काल में रहे कबीर जी, सही बात है कि नहीं। निर्गुण भक्ति के बड़े समर्थक रहे कौन? कबीर जी। निर्गुण भक्ति के बड़े समर्थक रहे हैं कबीर जी, है ना। निर्गुण भक्ति के बड़े समर्थक रहे हैं कौन? कबीरदास जी। आप सब जानते हैं कबीर के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत बातें लिखी हैं। और जो आपके आचार्य रामचंद्र बाबा जो है उन्होंने तो कबीर को कह दिया था, कबीर मेरी कलम के लायक नहीं, कबीर मेरी कलम के लायक नहीं। हालांकि बाद में जाकर कबीर जी की बुरी बुरी प्रशंसा भी करते हैं, मगर
वो बहुत समय गुजर जाने के बाद और कई विद्वानों के तर्क आने के बाद ये स्वीकार किया कि कबीर भी एक बहुत ही, आप यूं कह सकते हैं कि कबीरदास जी नहीं होते तो शायद हिंदी की दशा कुछ और होती या फिर भक्ति की दशा कुछ और होती, है ना। तो आपने सुना होगा कि भक्ति दावी रूप जी लाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने तीन लोक नवखंड। ये क्या सुनी या नहीं सुनी। तो कबीरदास जी नहीं होते तो शायद भक्ति का स्वरूप कुछ और होता, है ना। लोग मूर्तियां पूज रहे होते हैं, लोग मतलब इसमें कर्म धर्म में ही ज्यादा विश्वास कर रहे होते। ये तो कबीरदास जी ने कबीरदास जी का आना था और कहा कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है और हर कण में ईश्वर अगर विद्यमान है तो आप किसी एक चीज को ईश्वर मान करके सिर्फ उसके पीछे क्यों बैठे हो, है ना। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी की बातें हैं ये। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, अगर पत्थरों को पूजने से भगवान नहीं आए तो मैं तो पूरा पहाड़ पूजने लग जाऊं। ताते तो चाकी भली, कि उस पहाड़ से उस पत्थर से तो चाकी भली है जिससे पीस खाए संसार, उससे तो चाकी से पीस करके आप खाते हो, तो वही अच्छी है, उस मूर्ति से तो अच्छी वही है। हालांकि ये कबीरदास जी की बात, वो निर्गुण भक्ति के बड़े समर्थक थे, आप सब जानते हैं। और फिर भ्रमर गीत देखो, ये देखो यहाँ पर भ्रमर गीत भी जो है भक्ति काल की रचना है। और ये विद्यापति पदावली, विद्यापति पदावली जो है वो आदिकालीन रचना है, इस बात को आप समझे। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न ये रहा, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। फिर से वैसा ही अच्छा प्रश्न है, यूपी पीजीटी 2011 का ही है। और कौन सा कवि जो है आदिकाल का नहीं है। चंद बरदाई आप सब जानते हैं, पृथ्वीराज जगनिक भी आप जानते हैं, दलपत विजय भी आप जानते हैं। कौन नहीं है, नाबादास नहीं है, ये भक्ति काल के हैं। और भक्ति काल में भी राम भक्ति धारा के प्रसिद्ध जो है कवि हुए हैं। कौन, नाभादास। कौन, नाभादास। ठीक है, ओके ओके। आप समझें, बहुत ही खूबसूरत क्लासें हो रही हैं हमारी, तो इन क्लासों का बेनिफिट हमें मिलना चाहिए भाई, हमें मतलब आपको और हमें सबको मिल करके हमें इस कारवे को आगे ले जाना है। ये कारवा हमें बहुत आगे तक ले चलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये मेहनत हो रही है मेरे दोस्त, केवल और केवल आपके लिए ये मेहनत हो रही है। कितना प्यारा हम पढ़ रहे हैं। देखो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। तो कितने सारे नाम गिनाए मैंने। आदिकाल को बीज वपन काल कहा, किसी ने वीर काल कहा, किसी ने वीर गाथा काल कहा, किसी ने जो है सिद्ध सामंत काल कहा। अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग आदिकाल को नाम दिए गए। और यहाँ पर जो नाम है वो कौन सा नहीं है। देखो, वीर गाथा काल बिल्कुल नाम मिला है, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल देते हैं। चारण काल जो है आपके थोड़ी देर पहले ही आया था, ग्रियर्सन चारण काल नाम देते हैं। सिद्ध सामंत काल तो मैंने कहा कि राहुल बाबा इसको सिद्ध सामंत काल नाम देते हैं। तो गद्य काल जो है मेरे दोस्त वो आधुनिक काल की बात हो रही है। आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्य काल भी है। आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्य काल भी है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो ये आपके जहन में बैठ जाए ये बात। देखो, इतनी स्पेशल बात हो रही है, आप समझे इस बात को कि वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चारण काल ग्रियर्सन, सिद्ध सामंत काल राहुल बाबा यानी राहुल सांकृत्य, और सही जो इसका उत्तर है वो है गद्य काल। गद्य काल आप आधुनिक काल को कह रहे हैं। अगला प्रश्न। तो आज की क्लास में हमारे पास में इतने ही प्रश्न हैं, अब कम नहीं हुए हैं प्रश्न। भले ही हमने 20 पढ़े हैं, 25 पढ़े हैं, या जितने भी पढ़े हैं उनके 4 गुना, 4 से मल्टीपल कर लेना चाहिए। हर क्वेश्चन पर हमने डिटेल से चर्चा की है। आने वाली परीक्षा में इन सवालों में से आपको सवाल मिलने वाले हैं, आप निश्चिंत रहें। और इसी आधार पर आप तैयारी को, इसी पैटर्न पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। आप, फिर मेरी जिम्मेदारी है, आप देखो सारा समय हमें दिया करें। सारा समय का मतलब ये जो क्लास वाला समय है, ये इसमें सारे समय की बात कर रहा हूँ। जितनी देर आप क्लास देख रहे हो पूरे मनोयोग से क्लास देखिए। आगे हमारी जिम्मेदारी आपको कैसे समझाया जाता है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आने वाली क्लास में फिर एक बेहतरीन जो है प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, चाहने वालों का ख्याल रखिए। हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।